आज हम एक फिज़िक्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो जेईई एडवांस 2025 में पूछा गया था। इसको हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला तरीका होगा जो कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने सॉल्व किया है उस तरीके से, और एक नॉर्मल तरीका भी है। और पहली अप्रोच में मतलब बच्चे सबसे पहले उसी तरीके से सॉल्व करते हैं, और दूसरा मेथड होगा हमारा जो कि थोड़ा छोटा है, स्मार्ट है, उससे थोड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हमको कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। तो देखते हैं, पहले फर्स्ट मेथड कर लेते हैं इसको। इसमें क्वेश्चन मैं बता देता हूँ क्या बोल रहा है। एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है जिसमें कि एक पार्टिकल है जिसका मास 2m है, वो कोलाइड करता है दूसरे पार्टिकल से जिसका मास m है, और जो m है वो रेस्ट पे है, और फिर कोलिजन होता है परफेक्टली इलास्टिक, और फिर ऐसे पार्टिकल चले जाते हैं। और पूछा गया है कि मैक्सिमम एंगुलर डेविएशन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है। ठीक है, और हम इसके अंदर ये भी देखेंगे कि और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो पहला मेथड देखते हैं इसमें। सबसे पहले हमें पता है कि मेथड 1 लगा के, तो हमें पता है कि भाई कोलिजन कैसा भी हो मोमेंटम तो कंजर्व रहता है। तो मोमेंटम को कंजर्व कर लेते हैं और इसका ये वाला एंगल ले लेते हैं, कुछ फाई ले लेते हैं, फाई। ठीक है, तो हमको थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो पहले मोमेंटम इज कंजर्व, ऐसे बोलते हैं कि दोनों डायरेक्शन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व है, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो एक्सटर्नल फोर्स इज 0, तो मोमेंटम इज कांस्टेंट बोल सकते हैं उसको। तो फिर इनिशियली ये चल रहा है और ये रुका हुआ, तो इसकी कुछ वेलोसिटी ले लेते हैं, यू ले लेते हैं। ठीक है, और ये ले लेते हैं v1, और इसको v2 ले लेते हैं। ये ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, अब मोमेंटम एच डायरेक्शन में कंजर्व कर लेते हैं, तो आ जाएगा ये 2mu, ये इनिशियल मोमेंटम, और इसका तो 0, ये तो रेस्ट पे था, इज इक्वल टू फाइनल हो जाएगा 2m v1 cos थीटा। ठीक है, प्लस इसका भी मोमेंटम होगा एक्स डायरेक्शन में, तो mv2 cos फाई, ये हो गया। उसके बाद ये तो हो गया। अब वाई डायरेक्शन में भी तो कर लेते कंजर्व। वाई डायरेक्शन में हो जाएगा आपका 0, इनिशियल तो 0 है, क्योंकि ये बॉडी हॉरिजॉन्टल में चल रही है, वर्टिकल में कोई वेलोसिटी है नहीं, तो 0 इज इक्वल टू यहाँ पे 2m बॉडी का जो मोमेंटम होगा वाई डायरेक्शन में होगा 2m v1 साइन थीटा, और माइनस, क्योंकि इसका मोमेंटम नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, इसीलिए मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें साइन के साथ लेना पड़ेगा। तो mv2 इसका वाई डायरेक्शन में हो जाएगा साइन फाई। तो हमको मतलब थीटा की वैल्यू बतानी है मैक्सिमम, तो हमको थोड़ा एलिमिनेशन करना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे वेरिएबल हैं, फाई है, v1 v2 थीटा, यू भी नहीं बगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हम एक और चीज़ है, इलास्टिक कोलिजन दे रखा है, तो हम बोल सकते हैं कि एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो एनर्जी कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। तो उससे हम बोल सकते हैं कि भाई हाफ 2m यू स्क्वायर, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, और दूसरी वाली बॉडी तो रुकी हुई थी, ये इनिशियल हो जाएगी, और फाइनल क्या हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी हाफ इंटू 2m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। यहाँ से हाफ कट जाएगा, m भी कट गया, ठीक है, कुछ आ गया, और यहाँ से देखा जाए तो m तो कट जाएगा, ये भी m कट गया, सब कट गया। ठीक है, तो ऐसी कुछ 3 इक्वेशन आ गई हमारे पास, इसी से हमको कुछ अरेंज करके सॉल्व करना है। इसको लिख लेते हैं 2u स्क्वायर इज इक्वल टू 2v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया। अब
अब क्या किया जाए इसमें, हाँ इसको निकाल लेते हैं पहले यहाँ से ना कुछ, ये फाई है, ये हमें नहीं चाहिए तो उसको हम एलिमिनेट करते हैं। यहाँ से निकालते हैं V2 cos फाई। V2 cos फाई की वैल्यू आएगी 2u माइनस 2v1 cos थीटा, ऐसा कुछ आएगा। और V2 sin फाई कुछ आ जाएगा, ये आ गया यहाँ से 2v1 sin थीटा, ऐसा कुछ आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो फाई एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करते हैं। तो इन दोनों को हमने, ये दोनों इक्वेशन, ये दोनों को हमने क्या किया, स्क्वायर किया और ऐड किया है। तो क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो V2 स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू, इधर इस साइड क्या आएगा, इधर आएगा आपका, स्क्वायरिंग कर देते हैं सीधा, 4u स्क्वायर प्लस 4v1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 4v1 स्क्वायर, सॉरी वो भी आएगा यार, माइनस 8 u v1 कॉस थीटा और प्लस 4v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों ऐड होके तो 4v1 स्क्वायर हो जाएंगे, तो फाइनली बचेगा हमारा 4u स्क्वायर प्लस 4v1 स्क्वायर माइनस 8 u v1 कॉस थीटा। अब इसमें ये इक्वेशन आ गई कुछ, और दूसरी इक्वेशन ये काइनेटिक एनर्जी वाली ये है, तो उसको यूज़ करते हैं। इसको हम क्या करें, हाँ V2 स्क्वायर निकालते हैं। V2 स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, V2 भी एलिमिनेट हो जाएगा, फिर V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2u स्क्वायर माइनस 2v1 स्क्वायर। और V2 स्क्वायर वो उठा के यहाँ डाल देते हैं, तो 2u स्क्वायर माइनस 2v1 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे डाला हमने इधर, और यहाँ पे हमने V2 स्क्वायर डाल दिया यहाँ से, और इज इक्वल टू हम ये लिख रहे हैं ये वाला 4u स्क्वायर प्लस 4v1 स्क्वायर माइनस 8 u v1 कॉस थीटा। तो इसमें ऐसे करते हैं, हाँ तो एक इक्वेशन बना लेते हैं इसकी, कुछ आ जाएगा ये, तो आ जाएगा 2u स्क्वायर, एक मिनट ये इधर जाएगा, इसके साथ ऐड हो जाएगा 6v1 स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 8u v1 कॉस थीटा, और उसके बाद ये जो 2u स्क्वायर है वो उधर आएगा, प्लस 2u स्क्वायर आ जाएगा, हाँ इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, इसमें तो 2 भी कॉमन लेके कट जाएगा, तो 3v1 स्क्वायर माइनस 4u v1 कॉस थीटा प्लस u स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ऐसी आ गई, ये थोड़ी सी ऐसे बोल सकते हैं कि क्वाड्रेटिक है v1 में और u में भी, दोनों में क्वाड्रेटिक है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई जो v1 में अगर हम सॉल्व करते हैं तो v1 की कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी, कोई ना कोई वैल्यू तो होगी, उसकी कोई रियल वैल्यू ही होनी चाहिए। तो रियल वैल्यू अगर होगी तो क्या होगी, देख लेते हैं कैसे निकालेंगे इसको हम। क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं, तो v1 इज इक्वल टू, वो फॉर्मूला लगा लेते हैं क्वाड्रेटिक का, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो माइनस बी हो जाएगा u कॉस थीटा प्लस माइनस रूट, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर 16u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 4ac 4 इंटू यू स्क्वायर इंटू 3 है, इंटू 3 इंटू यू स्क्वायर अपॉन 2a, तो 6 हो गया। कुल मिला के इसकी अगर रियल वैल्यू होगी v1 की, तो रूट के अंदर जो भी वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए या 0 के बराबर होनी चाहिए।
तो ये जो पूरी वैल्यू है रूट के अंदर वो 0 या के बराबर या उससे बड़ी होनी चाहिए। तो उसको लिख लेते हैं 16 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 12 यू स्क्वायर शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। यू स्क्वायर तो कट गया, यू पॉजिटिव है, 4 से इसको काट देंगे 4 और ये 3, और उसके बाद आ जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा शुड बी मोर देन 3/4। तो रूट ले लेंगे, कॉस थीटा शुड बी मोर देन रूट 3/2, रूट 3/2। तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये कितने पे होता है, ये रूट 3/2 30 डिग्री पे होता है। तो 30 डिग्री से छोटा ही होना चाहिए, क्योंकि कॉस थीटा जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम बोल सकते हैं कि थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू π/6। तो ये आ गया हमारा, एक तो हो गया, एक मेथड हमने कर लिया, ये इसका आंसर भी आ गया π/6। देख लेते कौन सा ऑप्शन, हाँ डी वाला। तो आंसर तो आ गया, लेकिन अब देखते हैं दूसरा मेथड जो कि थोड़ा अच्छा है, उसमें थोड़ा मज़ा आता है और उससे थोड़ा सीखने को भी मिलता है। ये तो एक नॉर्मल तरीका है, थोड़ा लंबा भी है, और ये क्वेश्चन वैसे तो कई किताबों में भी ऐसा क्वेश्चन दे रखे हैं और उसमें सीधा फॉर्मूला भी है। तो कुछ बच्चों ने फॉर्मूला याद कर लिया तो वो तो सीधा मार्क करते आ जाएंगे, एक फॉर्मूला भी होता है इसका। लेकिन अगर किसी ने नहीं किया वो क्वेश्चन तो वो भी कर सकता है, बस थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें नॉर्मल तरीके से। अब दूसरा तरीका देखते हैं, जिसमें कि हम दूसरे तरीके में हम क्या करेंगे, मेथड 2। तो मेथड 2 में हम क्या करेंगे, हम सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और फिर देखेंगे कि मोशन कैसा हो रहा है और उसके हिसाब से इक्वेशन बनाएंगे। फिर देखेंगे उसमें कि थीटा की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है मैक्सिमम। तो ये भी एक तरीका है, इससे थोड़ा जल्दी हो जाता है, समझाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ये है तरीका छोटा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी देखेंगे कि वो कितनी स्पीड से चल रहा है। तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में होगा यहाँ पे, और उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, वो कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास VCM इज इक्वल टू 2m इंटू यू। हमने मान लिया कि ये यू से चल रहा है, 2mu प्लस 0, ये तो चल नहीं रहा तो रेस्ट पे, अपॉन टोटल मास 3m, तो ये आ जाएगा 2u/3। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इतना आ गया। अब हमें पता है कि भाई फोर्स तो कुछ लग नहीं रहा, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो रहेगी वो, मतलब ऐसे लिख सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स क्या है सिस्टम के ऊपर, 0। अगर पूरा सिस्टम ले लेता हूँ तो फिर मोमेंटम क्या रहेगा, मोमेंटम रहेगा कांस्टेंट। किसका, सेंटर ऑफ मास का बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम कांस्टेंट, ठीक है। और तो वेलोसिटी ऑफ मास ऑफ सेंटर, मतलब सिस्टम का मास तो वो भी कांस्टेंट है 3m, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो जो वेलोसिटी थी शुरू में 2u/3 वो आगे भी रहेगी कोलिजन होने के बाद भी। तो पहले हम देखते हैं कि अब हम सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो हम सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए, तो हमको ये वेलोसिटी क्या लगेगी, ये तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो हम नया डायग्राम बनाएंगे। अब यहाँ पे डायग्राम दोबारा बना लेता हूँ। अब मैं बनाऊंगा जो डायग्राम वो है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। वो जो ऊपर वाला डायग्राम था वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में था। तो यहाँ पे हमको ऐसे बोल सकते हैं, ये जो 2m मास था उसकी वेलोसिटी अगर हम प्रॉपर तरीके से निकालें तो वेलोसिटी ऑफ ऐसे क्या आएगी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो वो कितने से चल रहा है, u से चल रहा है 2m। तो चलो मैं पहले ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख लेता हूँ। ये ग्राउंड है और सेंटर ऑफ मास भी यहाँ बना लेता हूँ 2u/3, और ये m मास
तो ये कोलिजन से पहले का है, ठीक है। तो फिर हम बोल सकते हैं कि अगर हम सेंटर ऑफ मास पे ऑब्जर्वर को बिठा दें तो ये रुक जाएगा, तो उसके हिसाब से ये वेलोसिटी क्या होगी। तो हमें पता है वो फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ पहली बॉडी को ये 2m है, इसको फर्स्ट बॉडी ले लेते हैं और इसको सेकंड बॉडी ले लेते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। इनिशियल वेलोसिटी ऐसे बोल सकते हैं। 1 मिनट, ऐसे नहीं बोलते क्योंकि आगे हम यही वेरिएबल यूज़ करेंगे। यू बोल देते हैं, यू बोल देते हैं, ठीक है। u ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू u1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस UCM। मतलब कोलिजन से पहले वेलोसिटी 1 की विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 1 की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इससे हम बोल सकते हैं कि ये हमें निकालना है। तो ये कितना कर रहा है, u1 इज 1 की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है, u, ठीक है, और माइनस UCM कितना है 2u/3, तो ये आ गया u/3, ठीक है। तो अगर हम बैठ जाएंगे तो हमको ये वेलोसिटी लगेगी u/3 और ये तो रुक जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली है, यहाँ पे इसको बैठाते नहीं है, अभी ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब हम विद रिस्पेक्ट टू ये ऐसे मान लो फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम, ठीक है। अब हम फ्रॉम सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ये हो जाएगा, ये जो 2m बॉडी है इसकी वेलोसिटी आ रही थी u/3। सेंटर ऑफ मास तो रुका हुआ भाई, यहाँ पे रुका हुआ नहीं, हाँ रुका हुआ क्योंकि हम तो उस पर चढ़ गए, सेंटर ऑफ मास पे हम चढ़ गए हैं, रुक गया। अब ये रुका हुआ है और जो आगे वाली बॉडी थी m, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी भी निकाल लेते हैं। u2cm इज इक्वल टू u2 माइनस UCM। तो ये भी आ जाएगा, u2 कितना था, ये तो 0 था, 0 माइनस UCM कितना है 2u/3। तो ये तो दूसरे की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर माइनस 2u/3, मतलब वो वापस आ रहा हो ऐसे 2u/3। तो हम अगर सेंटर मास पे चढ़ जाए तो हमको ये दोनों पार्टिकल ऐसे आते हुए दिखेंगे कि ये आ रहे हैं हमारे पास, मतलब सेंटर मास की तरफ, ठीक है। और वो तो रुका हुआ है क्योंकि हम तो उस पर चढ़ गए। अब ये आएंगे, टकराएंगे और फिर कुछ हो जाएगा इनके साथ, वो चले जाएंगे, ठीक है। तो अब ये तो बिफोर कोलिजन हो गया, ये बिफोर कोलिजन है। अब यहाँ पे देखें आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या होगा, तो ये जो पार्टिकल है ये टकरा के किसी डायरेक्शन में चले जाएंगे, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास तो अभी भी रुका हुआ है, उसके ऊपर ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, हम उसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो पहला वाला पार्टिकल मान लेते हैं कि ऐसे चला गया, सपोज ऐसे चला गया, ठीक है, ये चला गया ऐसे, या फिर हाँ जैसे भी जा सकता हो। ये v ऐसे बोलेंगे 1, v1cm हो जाएगा ये, क्योंकि अभी हम उसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, किसके, कि सेंटर ऑफ मास के। तो जो भी वेलोसिटी होगी वो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ही है, तो हमने v1cm ले लिया। अब दूसरा वाला किधर जाएगा, वो अपोजिट ही जाएगा, ये v2cm हो जाएगा ऐसे। क्योंकि देखो, अब देखो ये भी हम प्रूव करेंगे कि ये दोनों अपोजिट क्यों जा रहे हैं, क्योंकि भाई मोमेंटम तो यार कांस्टेंट ही है ना। तो पहले मोमेंटम जैसे इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो मोमेंटम जो इसका था वही इसका था, तो हम निकाल लेते हैं कि इनकी वेलोसिटी कितनी होगी। पहले तो मोमेंटम इज कांस्टेंट, पहले मोमेंटम जो था टोटल मोमेंटम विल बी 0,
क्योंकि हम तो सेंटर ऑफ मास पे चढ़ गए। तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में नेट मोमेंटम मस्ट बी जीरो, क्योंकि सेंटर मास रुका हुआ है, हम उसके ऊपर चढ़ चुके हैं। तो देखो यहाँ पे से देख भी सकते हैं 2m इंटू यू बाई 3 इसका मोमेंटम है राइट की तरफ, और इसमें क्या दूसरे वाले का m इंटू 2u/3 तो इसका मोमेंटम है लेफ्ट की तरफ। तो नेट मोमेंटम इज अभी जीरो है, क्योंकि हम सेंटर मास पे चढ़ चुके हैं, उसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। अब यहाँ पे भी यही होना चाहिए भाई, क्योंकि मोमेंटम इज कांस्टेंट। तो पहले मोमेंटम जीरो था तो अभी भी जीरो रहेगा, क्योंकि फोर्स तो लगने का ना। तो अब क्या है, इसमें मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, तो दोनों वेलोसिटी ऑपोजिट ही होनी चाहिए। लेकिन ये वेलोसिटी कितनी होंगी वो भी देख लेते हैं। वो वेलोसिटी निकाले पहले, तो उसको मोमेंटम बैलेंस कर लेते हैं। तो ये वाला ये है 2m इधर गया मान लेते हैं, और ये n है। तो 2m इंटू v1cm इज इक्वल टू m इंटू v2cm। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब देखते हैं एनर्जी कितनी थी, एनर्जी निकाल लेते हैं। क्योंकि हमको ये वेलोसिटी निकालनी है, तो हमको एक इक्वेशन और चाहिए, दो वेरिएबल है। एनर्जी जो पहले थी वही बात में रहेगी। तो एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है। तो पहले एनर्जी कितनी थी, हाफ 2m u स्क्वायर बाय 9, यहाँ से निकाल रहे हैं इसकी एनर्जी, प्लस हाफ m और u स्क्वायर बाय 9। तो ये कट जाएगा, इससे कुछ आ ही जाएगा। ये कट गया, चलो जो भी है, इज इक्वल टू यहाँ पे कोलिजन के बाद जो एनर्जी होगी हाफ 2m v1cm स्क्वायर प्लस हाफ कितना है m v2cm स्क्वायर। तो ये हाफ तो कट गया, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 996, तो 6m भी कट जाएगा, 6u स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2v1cm स्क्वायर प्लस v2cm स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ से m कट गया, ये v2cm इज इक्वल टू 2v1cm है, तो उसको उठा के यहाँ डाल देते हैं। तो 6 ये भी 2 से कट जाएगा, 2 3 नहीं सॉरी 3 से कट जाएगा, 2 8 हो जाएगा, 3 3 यस। तो 2u स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू 2v1cm स्क्वायर प्लस v2cm कितना होगा 2v1cm, तो ये 4 हो जाएगा, 4v1cm का स्क्वायर, तो ये रहेगा 6v1cm स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ आ गया। अब इन दोनों को बराबर कर दो, VCM निकाल लो, तो यहाँ से कट जाएगा ये नीचे आएगा। तो हाँ, तो v1cm स्क्वायर आ जाएगा u स्क्वायर बाय 9, तो v1cm आ गया u/3, ये u/3 आ गया। मतलब जो पहला वाला पार्ट जो 2m मास का पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी टकराने के बाद क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, u/3, मतलब वही होगी जो पहले थी। ठीक है, वही आ गया। तो देखो ये सब तो वैसे तो पता होना चाहिए, लेकिन मैं सारी चीज़ें करके दिखा रहा हूँ ताकि कहीं कोई कमी ना रह जाए। अब तो सबको समझ में आया कि भाई टकराने के बाद भी वेलोसिटी उतनी ही है जितनी पहले थी। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ भी कर दिया कि वेलोसिटी u/3 से वो आएगा 2m मास का पार्टिकल सेंटर मास की तरफ, और टकरा के फिर चला जाएगा उसी स्पीड से, किसी और डायरेक्शन में जाएगा, वो अलग बात है। ये रहा डायरेक्शन हमने बना ली ऐसे, हमको भी पता नहीं है डायरेक्शन कौन सी, लेकिन ठीक है जिस डायरेक्शन में जाएगा स्पीड उतनी रहेगी। तो v1cm आ गया इतना, तो v2cm भी निकल जाएगा, v2cm यहाँ डाल देंगे v1cm दो, तो v2cm भी आ गया हमारे पास 2u/3 आ गया। तो देखो 2u/3 उसकी थी वेलोसिटी स्पीड, दूसरे वाले मास की 2u/3 थी, तो
इसकी अभी भी वो इतनी आ रही है, तो सेम ही है, सेम स्पीड से आएंगे और टकरा के चले जाएंगे। तो ठीक है, मतलब टकराने से पहले जो स्पीड थी, टकराने के बाद वही स्पीड थी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास देख रहे हैं। अब हमें निकालना है थीटा की मैक्सिमम वैल्यू। तो हमें तो पता चल गया कि कितनी स्पीड से आए जाए। हम अब आफ्टर कोलिजन देखते हैं, डायग्राम बना लेते हैं पहले। यहाँ पे अभी विद रिस्पेक्ट टू सब सेंटर ऑफ मास ही चल रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि इक्वेशन अगर देखें आफ्टर कोलिजन, तो v1 cm इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं v1 माइनस वी सी एम, और v2 cm इट इज इक्वल टू v2 माइनस ये v1 v2 है फर्स्ट बॉडी और सेकंड बॉडी की फाइनल वेलोसिटीज टकराने के बाद, ये वाली। ये हमने माना है ये वेलोसिटी है, ये v1 है, ये v2, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ये हमने माना है। तो वही हमको उसी का थीटा निकालना है हमको हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, चलो आ जाओ। तो ये हमने इक्वेशन लिख दी, ये हो जाएगा वी सी एम। वी सी एम तो कांस्टेंट है, वो निकाला था हमने कितना, 2u/3, 2u/3 था। ठीक है, जो भी था ये कांस्टेंट। अब इसका, अब देखो इसका ना थोड़ा सा हम वेक्टर डायग्राम बनाते हैं, वहां से हमको आइडिया आएगा कि भैया ये थीटा कितना हो सकता है। ये पहले वी सी एम तो हमें पता ही है, वो तो कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं। ये हो गया वी सी एल, ठीक है। और ये v1 को ना ऐसे लिख लेते हैं आप, v1 इज इक्वल टू v1 cm प्लस v cm। ठीक है, तो फिर तो v cm प्लस v1 cm, तो v1 cm कैसे आया था हमारा, देखो v1 cm हमने ऐसे लिया था ना डायरेक्शन में, ये तो इसको ले लेते हैं ऐसे करके, कुछ इस डायरेक्शन में ले लेते हैं v1 cm ऐसे, और ये बना लेते हैं। तो ये पर एक मिनट और ज़्यादा हो गया। इनकी हमें वैल्यू भी पता है, वी सी एम एक्चुअली लिख लेके चलो, वी सी एम है 2u/3 और v1 cm निकाला ना हमने, तो कितना था u/3, हाँ u/3। ठीक है, अभी निकाला हमने, देखो यहाँ पर v1 cm u/3 है, तो कोई बात नहीं, v1 cm से ज़्यादा है थोड़ा, तो इसीलिए वो वेक्टर थोड़ा छोटा बनाएंगे। 2u/3 का डबल है, तो इसका आधा हो जाएगा थोड़ा, ये ले लो चला इतना। ठीक है, तो ये हो गया क्या हो गया v1 cm। ओके, अब जो हमारा v1 होगा वो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू जो वेक्टर इक्वेशन है, ये इन दोनों को जोड़ देंगे तो ऐसे कुछ आ जाएगा, ये वाला v1। और हमको निकालना v1 cm, तो ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल है, तो हमको ये एंगल बताना भाई, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये है थीटा, ये बताना है। ठीक है, तो अब देखो ये क्या क्या हो सकता है यार इसमें, थीटा तो मतलब ऐसे चेंज भी हो सकता है। याद रखना ये जो वी सी एम है ये v1 का डबल है। ठीक है, तो अब देखो ये थीटा थोड़ा ज़्यादा हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। अगर मैं थोड़ा इसको थोड़ा सा घुमा दो, इसकी डायरेक्शन तो मैं पता ही नहीं ना कुछ, v1 cm की डायरेक्शन का हमको आइडिया नहीं है। इसका पक्का है v cm तो हॉरिजॉन्टल है, लेकिन ये तो थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे इसको हमें मैक्सिमम करना है ना, तो ऐसा भी हो सकता है। एक और डायग्राम बनाते हैं, ये हो गया वी सी एम, थोड़ा घुमा लेते हैं इसको, अगर मैं थोड़ा सा इसको और घुमा लूँ ये ऐसे, ठीक है, v1 cm को, तब हमारा एंगल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, ये थीटा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा,
और घुमाते हैं। तो मतलब ये जो घूम रहा है ये कैसे घूमेगा, ये ऐसे ऐसे घूमेगा कुछ यार। इसको हम घुमाने की कोशिश कर रहे हैं तो कैसे घूमेगा ये घूम सकता है एक सर्कल पे, क्योंकि वी सी एम तो देखो फिक्स्ड है और बी वन सी एम ही थोड़ा सा ऐसे घूम सकता है ये इस यार थोड़ा, वो बात नहीं, अब समझ जाओ इस सर्कल पे घूमेगा, सेंटर यहाँ पर है, ठीक है, ऐसे घूम सकता है। तो ऐसे ही घुमा रहे हैं हम इसको, ऐसे 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 करके ऐसे घूम सकता है ये। तो यहाँ पे हो सकता है, कहीं यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा तो फिर ये एंगल यार ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाया तो इसका मैं, इसका बड़ा डायग्राम बनाता हूँ तो और समझ में आएगा। ये ठीक है, ये वी सी एम है, ये वी वन सी एम। तो देखो ये ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके घूम सकता है। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा, यहाँ जाएगा, ऐसे होगा, तब हमारा ये हो जाएगा। तो और आगे बढ़ेगा तो एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पे ये इससे इससे ज़्यादा, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये जो यहाँ से ये जो वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है, वी वन ये टेंजेंट हो जाएगा सर्कल के। सर्कल कौन सा है ये कि घूम रहा है। ये जो वी वन है, वी वन सी एम, ये तो यार इस पर कहीं भी हो सकता है यार, सर्कल पे, इस सर्कल पे कहीं भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू वो कोलिजन कैसा हुआ वो हमें पता नहीं है, वो तो बस हो गया कोलिजन, तो ये कहीं पे भी हो सकता है। तो ये थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कैसे होगी, ये देखो थीटा कितना था पहले, यहाँ पे अगर मैं बना दूं, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो ये और कम हो जाएगा, तो यहाँ यहाँ पर हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू अलग अलग जगह पे अलग अलग होगी, लेकिन मैक्सिमम कहाँ पर होगी, मैक्सिमम होगी जब ये वी वन टेंजेंट बन रहा हो इसी सर्कल पे। तो मतलब ये जो वी वन सी एम है ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाए, वी वन सी एम और वी वन परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तब जाके ये थीटा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। क्योंकि फिर दोबारा से अगर घुमाओगे ना इसको, तुम इसको घुमाओगे, और घुमाता हूँ देखो, जाओ, इसी यही तो चीज़ है इसमें मज़ेदार, यही समझने में मज़ा आता है। देखो इसको घुमाते हैं हम, इसको ऐसे घुमाते हैं भैया, इसको परपेंडिकुलर के और आगे घुमाएंगे, ये लो और आगे घुमा दो, तब ये एंगल दोबारा से कम होने लग जाएगा, दोबारा कम होने लग जाएगा। फिर और घुमाओगे ना तुम, ये वो है वी वन सी एम, ये वी सी एम, ठीक है, ये वी वन है, तो और घुमाओगे और कम हो जाएगा। इसका मतलब मैक्सिमम कहाँ पर होगा, मैक्सिमम होगा जब ये परपेंडिकुलर होगा वी वन सी एम के, ठीक है। तो इसीलिए ये थीटा हम निकाल लेंगे उस कंडीशन में जब 90 डिग्री बना रहा है। तो अब तो इस ट्राइंगल को लेके तुम क्या करो, तुम्हें पता ही है सारी वैल्यू, ये वी सी एम कितना था, वी सी एम निकाला था ना 2u/3, और वी वन सी एम निकाला था हमने, ये कितना था वी वन सी एम, ये रहा u/3। तो अब साइन थीटा लगा लो यार, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये वी वन सी एम अपॉन वी सी एम, ठीक है। तो ये वी वन सी एम कितना है, हाँ u/3 अपन वी सी एम है 2u/3, 3 कट गया, यू कट गया, 1/2 आ गया, थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री मतलब π/6। तो ऐसे करके हमने निकाल दिए, हमने वो वैल्यू निकाल दी थीटा की मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो इसमें एक चीज़ है इंपॉर्टेंट, कि अगर
किसी सिचुएशन में ऐसा होता कि ये V1CM क्या होता कि VCM से बड़ा होता, इफ अगर ऐसा कुछ आ जाए, इफ V1CM इज ग्रेटर देन VCM, तब तो ये वेक्टर की लेंथ ही ज्यादा हो जाती है। तो लेंथ ज्यादा हो जाती तब मैक्सिमम एंगल कितना होता, तब तो देखो उसका सर्कल कैसे बनता। उसका सर्कल बनता, मान लो कि ये VCM है और तुम्हारा ये V1CM, ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया V1CM। तो अब इसका जो सर्कल बनता ना वो ऐसा बनता कुछ, ऐसा कुछ बनता है ये सेंटर, ठीक है। और तो फिर अगर हम यहाँ से जोड़ते ये एंगल, हमें क्या करना है, एंगल, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ यार, थोड़ा और समझ में आएगा, ठीक है। इसको छोटा करके ताकि तुमको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक बना लेंगे VC, मान लो ये VCM है और वो V1CM, तो इसका जो ये कितने पे घूम सके, तो कांस्टेंट है, ठीक है। और हम बोलेंगे कि ये जो है ये जोड़ के V1 बनेगा, V1। अब इनके बीच में एंगल थीटा है, यही बताना हमको मैक्सिमम। अगर ये V1CM बड़ा होता VCM से, तब इसका सर्कल ऐसा बनता बड़ा, तब ये थीटा, तब ये यहाँ पे भी पहुंच सकता था, यहाँ पे पहुंच जाता, यहाँ पहुंच जाता V1CM, और फिर हमारा V1 वेक्टर ऐसा हो जाता, तो एंगल 90 से ज़्यादा भी हो जाता, तो 90 से ज़्यादा भी हो सकता है, और यहाँ पे भी हो जाता। ये पहुँचते पहुँचते देखो, ये वाला एंगल पहुँचते पहुँचते कहाँ पहुँच जाएगा, ये और इधर पहुँच जाएगा, और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। तो ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, जब ये जो V1CM है ये यहाँ पहुँच जाए सीधा, ये घूम के यहाँ पहुँच जाए, घूम के यहाँ पहुँच जाएगा, तो थीटा कहाँ पहुँच जाएगा, इसी लाइन पे आ जाएंगे, ये V1BC पे आ जाएगा, VCM घूम के इधर आ जाएगा, तो फिर ये एंगल थीटा बढ़ते 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 कहाँ जाएगा, बढ़ते बढ़ते हो जाएगा ये 180, ठीक है। तो फिर ये एक ऑप्शन 180 भी हो सकता था अगर V1CM VCM से ज्यादा होता, तो शायद एक ऑप्शन दे भी रखा उसमें, देख लेते हैं। कहाँ गया, हाँ देखो पाई, अगर V1CM ज्यादा आ जाता VCM से, तो ये फिर पाई आंसर हो जाता इसका, ठीक है। तो इसीलिए सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी। तो ये तो हमने देख लिया इसको, ओके। अब दूसरा देखते हैं, एक और चीज़ है इसके अंदर समझने वाली, कि दूसरे वाले पार्टिकल को हम भूल गए, तो उसका भी देख लेते हैं। और उसका क्या हो सकता था, उसका डायग्राम बना लेते हैं यार, अब तो जल्दी बन जाएगा डायग्राम, क्योंकि ये समझ में आ गया तो ये भी हो जाएगा। तो इसका भी V2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा V2CM प्लस VCM। ये सब वेक्टर है, मैंने इसको ऊपर वेक्टर नहीं बनाया, वेक्टर, ठीक है। अब बनाओ इनको, VCM तो चलो कांस्टेंट है, VCM कांस्टेंट, ठीक है। ये लंबा बना दो VCM कांस्टेंट है, और V2CM किधर था, V2CM देखो हमने बनाया था, ये रहा पीछे की तरफ, जस्ट ऑपोजिट, तो ऑपोजिट बना दो, ऐसे बना दिए, ये लो V2CM ऐसे, ठीक है। और फिर ये हमारा बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा V2। अब भैया ऐसा है कि इसमें VCM और V2CM देखते हैं क्या है, दोनों की वैल्यू क्या थी। VCM तो 2u/3 और V2CM कितना आ रहा था, V2CM दोनों सेम ही आ रहे थे देखो। तो इस केस में ये जो VCM है और V2CM है, ये दोनों बराबर हैं, उनकी वैल्यू है 2u/3, इनकी स्पीड बराबर हो गई 2u/3, तो ये हो गया सेम। तो ये कैसा ट्राइंगल बनेगा, ये तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा जिसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है,
तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ही बराबर हो जाएंगे। इसको कुछ ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, क्या ले लें, अल्फा, अल्फा ले लो, ये भी अल्फा, अल्फा एल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा ये। तो इसमें अगर पूछा जाता कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो ये ट्राइंगल तो देखो ऐसा भी हो सकता है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये वैल्यू कितनी हो सकती है अल्फा की, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 70, 80, 89 और मैक्सिमम कितनी 90। जब ये धीरे धीरे यहाँ पहुंच जाएगा, ये कुछ जैसे ट्राइंगल ऐसा हो जाए, ये बन गया VCM, क्योंकि दोनों साइड बराबर हैं, वो हमेशा बराबर रहेंगी इस सिचुएशन में। लेकिन एंगल का कुछ पता नहीं, तो ऐसा भी हो सकता है कुछ एंगल, ये ऐसे आ गया V2CM। तो ये दोनों बराबर हैं, तो ये एंगल क्या बनेगा, ये जैसे जैसे एंगल छोटा होता रहेगा, छोटा होता रहेगा, ये एंगल 90 की तरफ अप्रोच करता जाएगा, 90 की तरफ अप्रोच करेगा वो। तो जब ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगे तो वो 90 ही हो जाएगा। तो एंगल कितना हो सकता है ये वाला, किसके बीच में, V2 और हॉरिजॉन्टल के बीच में, अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है 90। तो मैक्सिमम एंगल इस केस में क्या हो सकता है 90 पर सेकेंड बॉल, ठीक है, जो जिसका मास m है। तो उसका मैक्सिमम एंगल क्या हो सकता है, अगर पूछा जाए कि ये कौन सा एंगल था ये, हाँ अगर हमने ये ले लिया, मान लो ये ले लिया फाई, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फाई इज मैक्सिमम वैल्यू, इसका आंसर तो आ गया हमारा, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा इज π/6, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5 ही अगर वो पूछते तो कितना हो सकता है π/2, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए क्वेश्चन करने में, तभी मज़ा आता है। और इस तरीके के क्वेश्चन आप सेंटर ऑफ मास से करोगे तो मज़ा भी आएगा और अच्छा भी लगेगा और जल्दी भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं देख रहा था कि कई सारे टीचर्स ने नॉर्मल तरीके से किया है, लेकिन कुछ टीचर ने मैंने देखा था कि इस तरीके से भी किया है, सेंटर ऑफ मास वाले तरीके से। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी थी कि वहाँ पे इतने अच्छे तरीके से इतने पूरा खुल के नहीं समझाया था, थोड़ा जल्दी जल्दी में निकाल दिया था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं वीडियो बनाता हूँ जिसमें कि हर एक बारीकी आपको समझाता हूँ, ताकि मज़ा आए क्वेश्चन में, हर चीज़ समझ में आए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, तो ठीक है।